हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू में। आप हैं मेरे साथ सुप्रिया सिंघल के साथ और यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को कंटिन्यू करते हुए इसका आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा टारगेट यही था कि हम इसको एक वीडियो में ही ख़त्म कर दें, लेकिन इतने सारे प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स थे जो कुछ स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड थे। ठीक है, तो मैंने उसको वहीं पे कवर करवा दिया। तो ये लास्ट वीडियो है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे विलेज भलोजी की। अब ये विलेज इतना फेमस क्यों हो गया सडनली? देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था सोलर सिटी का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। एक आप देखोगे इस वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि एक सरकार की स्कीम आई थी पीएम कुसुम करके। सबसे पहले तो याद रखना, इसका जो स्कीम का नाम था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। प्रधानमंत्री कृषि उत्थान एवं सेवा महाअभियान, ऐसा करके मतलब कुछ तो स्कीम का नाम था। पॉइंट ये था, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है। और ये जो स्कीम थी ये बेसिकली सोलर एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए, सोलर एनर्जी का जो यूज़ है अपनी कंट्री में वो बढ़ाने के लिए, फार्मिंग एरियाज़ में इसका यूज़ बढ़ाने के लिए, उसके लिए आप देखोगे स्कीम लाई गई थी। इंपॉर्टेंट कैच क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है। इसके अंदर 3 टारगेट थे। ओवरऑल टारगेट हमारा ये था कि हमें 27 गीगावाट जो लैंड 27 गीगावाट ऑफ क्या बोलते हैं, हमारा टारगेट ये है कि हमें 27 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को लाना है। अब इसमें कैसे लाओगे? 3 तरीके से। या तो आप देखोगे, आप जो अपने जो सोलर पंप, अपने जो पंप्स होते हैं जिनसे आप पानी खींचते हो, या तो आप नए सोलर पंप्स ही लगाओ, या फिर जो एग्जिस्टिंग पंप्स है उनका सोलराइजेशन कर दो, या फिर आपके बैरन पड़े हुए जो लैंड्स होते हैं उसमें आप देखोगे सोलर जो पैनल्स होते हैं वो इंस्टॉल कर दो। तो लगभग 10 गीगावाट इस वाले सोलर पैनल्स वगैरह से आएगा। बाकी जो आपका 17 गीगावाट था वो आपके ये पंप्स के सोलराइजेशन या फिर न्यू सोलर पंप्स लगाने से आएगा। ठीक है, अब इतनी पूरी कहानी मैंने आपको राजस्थान के रिलेटेड क्यों बताई है? क्योंकि राजस्थान में ये जो भजोली गांव है ना, भलोजी गांव है, ये आप देखोगे यहाँ पे पहला सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया गया था, स्टैंड अलोन सोलर पावर प्लांट, इस वाली ये जो अपना 10 गीगावाट वाला कंपोनेंट था ना इसके अंदर। ठीक है, और ये किसके अंदर आता है? आपने सुना होगा कोटपुतली जो तहसील आती है अपने जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये कोटपुतली वही एरिया है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप जयपुर से दिल्ली जाओगे तो कोटपुतली से आप देखोगे बसेस गुजरती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ये अभी जो गांव था ये न्यूज़ में था। अब है ना, जयपुर में आपने सुना होगा एसएमएस हॉस्पिटल के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे एयर एम्बुलेंस लैंडिंग फैसिलिटी लाने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी सर्विसेज हैं तो आप एयर एम्बुलेंस उनको एयरलिफ्ट करके फटाफट एक अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले जा सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है आपका सेंट्रल पार्क जयपुर। अब देखो, सेंट्रल पार्क जयपुर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक तो वो नेशनल ऑर्गन डोनर मेमोरियल सॉर्ट ऑफ आप देखोगे एक चीज़ बनाई गई है, और दूसरा आप देखोगे यहाँ पे 2 चीज़ें और हैं। एक तो यहाँ पे एक गांधी दर्शन म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि सेंट्रल पार्क में कितना कुछ बनाया जा रहा है, बहुत कुछ बनाया जा रहा है सेंट्रल पार्क में। ठीक है, गांधी दर्शन म्यूजियम। अब है ना, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, तो आपको पता होगा राजघाट आपका जो दिल्ली में आता है, वहाँ पे भी आप देखोगे गांधी जी से रिलेटेड कुछ बनाया गया था उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है, और तो ये आप मुझे बताने वाले हो कि हमने क्या बनाया था। और सेंट्रल पार्क ऑफ जयपुर जो है वहाँ पे हम लोग गांधी दर्शन म्यूजियम बनाएंगे। और यहाँ पे याद रखना कि सरकार एक और चीज़ लाने की कोशिश करे जयपुर में, वो है आपका महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज। इसके बारे में सरकार ने जो बजट आया था अपना 2021-2022, उसके अंदर आप देखोगे अनाउंसमेंट हुआ था कि हम ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ज़रूर लाएंगे जिसमें आप गवर्नेंस और सोशल साइंसेस के बारे में पढ़ाई करवाओगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है ये। आज के अगर मैं बोलूँ ज़माने में आपका इंपॉर्टेंस जो है गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस की बात करी जा रही है, ई गवर्नेंस की बात करी जा रही है, गुड गवर्नेंस की बात करी जा रही है, एम गवर्नेंस की बात करी जा रही है। तो आपके गवर्नेंस के बदलते हुए स्फेयर्स में आपका गवर्नेंस बदलना भी तो चाहिए ना। तो ये आप देखोगे इस इंस्टीट्यूट में अच्छा रहेगा, मतलब नए विषयों के बारे में नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर एक आप देखोगे सिपेट। अब सिपेट इतना देखो, ये एक्चुअली सिपेट है क्या, पहले तो ये समझो। सिपेट जो है आपका ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है प्लास्टिक इंजीनियरिंग वाला, प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाला। ये याद रखना 1960s में एक्चुअली इसकी 1968 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इतना याद नहीं रहे तो 1960s के आसपास याद कर लेना, क्योंकि मेरे दिमाग में भी वो ऐसे ही फिट रहता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी
सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट था वो चेन्नई में लाया गया था, और यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसने हमारी मदद करी थी ये इंस्टीट्यूट लाने में, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे लगभग आज अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट मोर देन 37 सेंटर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, 5-6 और बनाए जा रहे हैं, और उसी में से एक जो है वो जयपुर में इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली। और ये एक प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होता है, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो सिपेट से पढ़ी हुई भी है, हायर और टेक्निकल एजुकेशन के लिए होता है, और ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा लेवल का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो जयपुर में अगर बन रहा है तो अच्छा है, हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए आप देखोगे लोगों को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। फिर आप देखोगे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट जो थी अभी वो काफ़ी न्यूज़ में थी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अपना हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है उसका रूरल कंपोनेंट जो है उसमें ये डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे आई है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट आपको याद होगा, यहाँ पे उदयपुर, राजसमंद, पाली, ये वो वाला एरिया हो जाएगा। राजसमंद यहाँ पे नीचे की साइड पे आती है, ठीक है। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, अच्छा ये एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस है, आप मुझे बताने वाले हो किस चीज़ के लिए, क्या यहाँ पे कोई अभ्यारण्य आता है, या फिर आप देखोगे यहाँ से कोई बहुत मेजर हिस्टोरिकल इवेंट रिलेटेड है, तो ये आप मुझे बताने वाले हो, ओके। फिर आप देखोगे अपना आता है स्टेट का पहला स्पोर्ट्स एंड टॉय जोन। देखो इसके पहले मैं आपको स्पोर्ट्स एंड टॉय जोन के बारे में कुछ बताऊँ, इतना याद रखना कि अभी रिसेंटली तो नहीं, आई थिंक 1 साल हो गया होगा, 1-1.5 साल पहले शायद ये आर्टिकल आया था, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में आया था या मिंट में आया था, आई एम नॉट श्योर, बट वहाँ पे लिखा था कि कैसे इंडिया जो है खुद के भगवान भी खुद नहीं बनाता। मतलब हमारे यहाँ पे जो भगवान जी बनते हैं ना, ये जो मूर्तियाँ बन के आती हैं, ये भी आप देखोगे चाइना से इम्पोर्ट हो रही हैं। तो ये बड़ी विचित्र सी बात थी कि इंडियन गॉड्स आर ऑल्सो मेड बाय चाइनीज़, ठीक है, कि मतलब उन्होंने इतनी ज़्यादा मास्टरी हासिल कर ली है कि हमारे गॉड्स की जो मूर्तियाँ हैं वो भी वहाँ से आ रही हैं। अब देखो आयरॉनिकल है पर सच्चाई तो यही है कि हमारे यहाँ जो टॉयज़ हैं, पहले जो इंडिया पूरे वर्ल्ड की टॉय इंडस्ट्री हुआ करता था, हम पूरे विश्व में आप देखोगे अपने खिलौने बांटा करते थे, आज आप देखो हम खुद अपने 80% जो टॉयज़ है वो चाइना से इम्पोर्ट करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें टॉयज़ में खुद को सेल्फ रिलायंस बनने की, आत्मनिर्भर बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा हमारी कंट्री के अंदर, बट आप ये सोचो ना कि इंडियन जो स्टोरीज़ होती है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ होती हैं, जो अपनी ट्रेडिशनल स्टोरीज़ होती हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप टॉय से उनको समझा सकते हो। अगर आप फॉरेन कैरेक्टर्स लेके आओगे तो फॉरेन कैरेक्टर्स की स्टोरीज ही बताऊंगी ना आपको, समझ में आ रहा है आपको। तो टॉय इंडस्ट्री आप देखोगे एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री मानी जाती है, और इसलिए आप देखोगे अभी रिसेंटली टॉयकाथॉन भी ऑर्गेनाइज किया गया था। किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने टॉयकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। और ये कर्नाटका में ऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि कर्नाटका में एक बहुत बड़ा टॉय स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाने की आप देखोगे कोशिश की जा रही है। उसी तर्ज पे आप बोल सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो भिवाड़ी टाउन है ना, वहाँ पे आप देखोगे जिसमें बेसिकली कुछ खेरा करके एक जगह होती है, वहाँ पे हम लोग अपनी स्टेट का, राजस्थान की स्टेट का पहला स्पोर्ट्स एंड टॉय जोन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी आप देखोगे हमारे यहाँ पे टॉय के क्लस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कठपुतली नगर, जयपुर में। लेकिन कठपुतली नगर आपको पता होगा कि कठपुतलियाँ जो बनती है ना अपनी, ये बहुत फेमस है, और कठपुतली आपका क्या होता है? आपका स्ट्रिंग पपेट्री होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे पपेट्री की बात करिए तो याद रखना पपेट्री जो होती है वो 4 टाइप की होती है, आपकी स्ट्रिंग पपेट्री, रॉड पपेट्री, ग्लव पपेट्री और शैडो पपेट्री, ठीक है। स्ट्रिंग पपेट्री में आपकी कठपुतली आ जाती है, आपके ये गोम्बयाटा, बोम्बलट्टा, ये सारे डांस ये पपेट्री आ जाती है। फिर आपका आप देखोगे रॉड पपेट्री में, अच्छा इसके पहले शैडो कर लेते हैं, शैडो में आपका रावण छाया आ जाता है, ठीक है। फिर वैसे ही आप देखोगे ग्लव पपेट्री में आपका पावकूथू आता है केरला का, और रॉड पपेट्री में आपका यमपुरी आ जाएगा बिहार वगैरह का, ठीक है। तो ये आप देखोगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है। ये मोस्टली आपका प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव है ना। देखो गाइज, प्रॉब्लम ये होती है कि मेंस में ना अगर आपको 4 इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो चल जाता है, प्रीलिम्स में क्या होता है आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वाइड इन्फॉर्मेशन नहीं पता ना तो आप आंसर्स नहीं चूज़ कर पाओगे। इसलिए मैं यहाँ पे जो भी पढ़ा रही हूँ कोशिश यही कर रही हूँ कि उसमें हम लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स का एंगल डाल दें। इंडिया रिलेटेड न्यूज़ है तो इंडिया का थोड़ा सा एंगल हम देखते चलें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, चाइना और इटली काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं टॉय मैन्युफैक्चरिंग के। इनफैक्ट इटली इज़ वेरी फेमस फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एज वेल, इसलिए आप इटालियन डिज़ाइनर्स का नाम सुनते होगे ना, तो ये सारा इटली इसलिए बहुत फेमस है, ठीक है। फिर आप देखोगे आपका जैसे हमारा मारू फेस्टिवल हुआ था, डेजर्ट फेस्टिवल, वैसे ही आप देखोगे हमारा शेखावटी फेस्टिवल बनाने की कोशिश की जा रही है। वही राजस्थान टूरिज्म के अंदर ही हम लोग बेसिकली शेखावटी जो सर्किट होता है, शेखावटी फेस्टिवल होता है, उसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। अब शेखावटी रीजन जो आपका कौन सा रीजन है, ये चुरू, झुंझुनू, सीकर के आसपास वाला जो रीजन होता है, इसको हम लोग शेखावटी रीजन बोलते हैं, करेक्ट है।
ये रीजन जो है आपको पता ही होगा। आप बहुत सारी जो हवेलीज हो गया, स्पेसिफिकली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से खाटू श्याम जी आप देखोगे शेखावटी रीजन में आते हैं ना। आपका जमवा रामगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो जयपुर से थोड़ा सा इधर साइड जाओगे आप ऊपर की साइड, तो आपको मिल जाएगा जमवा रामगढ़। ताल छप्पर सेंचुरी आपको पता ही है, चुरू में जो अपनी ताल छप्पर सेंचुरी है, चुरू झुंझुनू वाले रीजन में, तो ये आप देखोगे काफ़ी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताना, झुंझुनू में एक लेडी डीटी का मंदिर भी है, ठीक है। तो वो कौन सी डीटी है ये आप मुझे बताना, ठीक है। फिर आप देखोगे ये जो शेखावटी रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने हवेलीज़ के, फोर्ट्स के, मॉन्यूमेंट्स वगैरह के लिए भी, तो ये आपको पता होना चाहिए शेखावटी रीजन। इनफैक्ट आप देखोगे शेखावटी जो आर्किटेक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है। और बीच में ऐसा हो रहा था कि सरकार का एक स्कीम आया था, आई थिंक मेसनरी डेवलपमेंट वाला जो स्कीम था, जिसके अंदर वो कारीगरों को जो अपना ये अपन ये जो पुरानी आप देखते हो कि हवा महल हो गया, अपना सिटी पैलेस हो गया, इसमें क्या होता है कि वापस से आप देखोगे कि हम लोग पेंटिंग वगैरह करके उनको रिफर्बिश करते हैं ना अपने पुराने पैलेसेस को, तो उसमें ऑब्वियसली आपको जो कारीगर होते हैं उनको वो आना भी तो चाहिए, तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू हुआ था। तो शेखावटी रीजन का जो ट्रेनिंग होता है वो भी देने की उसमें बात करी गई थी। तो अब हम बात करेंगे नागौर के बारे में। तो नागौर आपको पता ही होगा कि जयपुर से लगता हुआ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अजमेर के पास में भी आता है और अजमेर के संभाग में आता है या नहीं, बताइए। तो ये आप मुझे बताने वाले हैं, ठीक है। तो नागौर में आप देखोगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने भी वहाँ पे सरकारी स्कूल थे सब इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। देखो, इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड आपको ये याद रखना है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा सौभाग्य स्कीम, आपने सुना होगा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। वैसे आपने इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। तो हर एक स्कीम का अलग अलग मोटिव है और अलग अलग उनका क्षेत्र है वर्किंग करने का। जैसे दीनदयाल उपाध्याय वाली जो स्कीम है वो रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए, पर ये याद रखना ये सिर्फ गाँव का इलेक्ट्रिफिकेशन करती है। हो सकता है कि आपके गाँव में बिजली का टावर आ जाए पर ज़रूरी नहीं है कि आपके घर तक बिजली पहुंचे। तो घर तक बिजली पहुंचाने के लिए आपकी सौभाग्य स्कीम, जिसका नाम ही वही था, हर घर बिजली, ठीक है। और जैसे दीनदयाल उपाध्याय आपके रूरल एरियाज में काम करती है इलेक्ट्रीफाई करने का, वैसे इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम जो है आपके अर्बन एरियाज में इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम करती है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, ज़रूरी नहीं है कि जैसे सपोज करो कि जयपुर, अभी ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि सपोज करो जयपुर, तो यहाँ पे अगर एक क्षेत्र में टावर लग जाए इसका मतलब ये थोड़ी कि वहाँ के हर घर में बिजली है। तो बस यही ये ऐसे समझ लो कि नागौर में भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी तो थी, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि वहाँ पे हर गवर्नमेंट स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी हो, प्रॉपर सप्लाई हो सकता है कि रुक रुक के बिजली आती हो, 3 घंटे आती हो, तो अब वो सब चला जाएगा। वहाँ पर आप देखोगे सारी सरकारी स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। एक्चुअली वहाँ के जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने एक उजास करके ड्राइव चलाई थी या प्रोग्राम चलाया था, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि जितने भी स्कूल्स बचे हैं उन सब में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे। अब आप सोच रहे होगे कि मैम इसमें इलेक्ट्रिसिटी लाना इतना डिफिकल्ट क्यों है, ये तो सरकारी काम है। सरकारी काम तो है, लेकिन क्या चाहिए, पैसा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और वैसे भी आपको पता है कि कोरोना के टाइम पे जितना भी पैसा था वो ऑलमोस्ट डाइवर्ट हो गया था अपने 2-3 सेक्टर्स में। तो कहीं ना कहीं जो बाकी स्कीम्स थी, जो बाकी सेक्टर्स थे, बाकी मिनिस्ट्रीज थी, उनके पास फंड्स के क्रंच आ रहे थे। तो ये कलेक्टर साहब ने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम किया। जैसे हमारे आपको पता होगा मिड डे मील में ऐसा होता है ना, वहाँ पे एक तिथि भोजन करके होता है कि सपोज करो आपका कोई बहुत बड़ा इवेंट है, आपका बर्थडे है या आपके घर में किसी की मैरिज एनिवर्सरी है या कोई आप इवेंट सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप मिड डे मील के अंदर भी तिथि भोजन करवा सकते हो। मतलब उसके अंदर आप कोई एक्स्ट्रा स्वीट ऐड करवा सकते हो अपनी तरफ से, या फिर एक दिन का खाना फंड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप उसी के तर्ज पे देख सकते हो कि बेसिकली आप फिलैंथ्रॉपी, जो फिलैंथ्रॉपी होती है ना, फिलैंथ्रॉपी बोलो, तो इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, आप उनको बोलते हो कि आप थोड़ा सा अपनी कमाई का हिस्सा जो होता है चैरिटी, देखो पहले फिलैंथ्रॉपी को हम लोग चैरिटी बोलते थे, लेकिन चैरिटी क्या होता है कि ऐसा लगता है कि आप किसी पे मतलब होता है ना कि एहसान कर रहे हो, चैरिटी वो वाली फीलिंग देता है, पर चैरिटी नहीं, फिलैंथ्रॉपी में क्या होता है, बेसिकली आप इसको एज अपना ड्यूटी समझ के कर रहे हो कि भाई आपके पास पैसा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने समाज के जो गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, उनके उद्धार के लिए कुछ करो, उनको ऊपर लाने के लिए कुछ करो, उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ पूरा करने के लिए कुछ करो। तो ये कलेक्टर साहब ने वही किया था। बेसिकली उन्होंने क्या करा था, जो डोनर्स थे उनको मोबिलाइज किया था ताकि वो आके बेसिकली थोड़ा सा फंड दे और हम पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स को इलेक्ट्रीफाई करवा सके, ठीक है। जहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि इस साल के बजट में भी सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल्स पे काफ़ी ध्यान दिया था। इनफैक्ट आपको सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो स्टेट्स होती हैं वो काफ़ी कुछ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है उसे सीखती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो इस साल का बजट था उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो था एक मतलब मेजर पॉइंट। उसके साथ साथ आपको पता होगा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में उन्होंने बोला था कि वो लोग 15,000 स्कूल्स में क्वालिटी इंप्रूव करेंगे।
ठीक है। अब क्वालिटी इंप्रूव कैसे होगी, वहाँ पे कहीं कई जगह पे आप देखोगे डिजिटल बोर्ड लाई जाएंगे, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी लाई जाएगी। भाई प्रोजेक्टर कैसे चलेगा बिना इलेक्ट्रिसिटी के, तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना। तो और 100 नए सैनिक स्कूल्स बनाए जाएंगे। तो देख लो 100 नए सैनिक स्कूल की तर्ज पे हम भी एक सैनिक स्कूल बना रहे हैं। और 15,000 जो नए स्कूल्स के, जो 15,000 स्कूल्स में आप देखोगे क्वालिटी इंप्रूव करने की बात करी गई थी, वैसे ही आप देखोगे हम लोग भी नागौर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिफिकेशन करके क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो कितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लगभग बता रही हूँ, वैसे 69,000 कुछ नंबर है, पर इतना ऐसे एक एक्यूरेट नंबर याद नहीं रहेगा, तो 70,000 के आसपास याद कर लेना कि 70,000 हमारे पास सरकारी स्कूल्स हैं। ठीक है। और इसमें से लगभग ऐसा था कि 11 से 12,000 के बीच में कुछ स्कूल्स थे, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो अब नागौर के एटलीस्ट 800 स्कूल्स जो हैं वो इसमें से कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। ठीक है। आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव, जो बाकी जो कलेक्टर्स होते हैं और बाकी जो आपके एरियाज़ हैं वो भी इसे सीख सकते हैं, ना ही सिर्फ राजस्थान के बट ऑल ओवर इंडिया के। भाई क्या प्रॉब्लम है, इतनी अच्छी चीज़ है ये, है ना। फिर आप देखोगे आपका ओपन थिएटर आएगा अजमेर में। देखो थिएटर का जो पूरा नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा, एक्चुअली पहले इनको हम लोग एम्फी थिएटर्स कहते थे। इनफैक्ट आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो कॉलेजेस होते हैं ना, जहाँ पे आप देखोगे ड्रामा कल्चर, डांस कल्चर और ये सारे कल्चर्स होते हैं, वहाँ पे आप ये देखोगे एम्फी थिएटर्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी में भी था। तो पॉइंट ये है कि ओपन थिएटर्स हो गए, एम्फी थिएटर्स हो गए, ये कैसे होते हैं आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ वगैरह में। स्पेसिफिक रंग दे बसंती मूवी देखी है आपने, वो दिखाते हैं ना उनकी यूनिवर्सिटी के बीच में ऐसा कोई बहुत बड़ा मिडिल ग्राउंड होता है, यहाँ स्टेयर 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 हर जगह आके बैठे रहते हैं लोग, और फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही होती है, लेकिन ओपन एयर होता है। मतलब ऐसे कोई ऑडिटोरियम टाइप की जगह नहीं होती, एक ओपन एयर खुली हवा में या खुले नेचर में आप देखोगे ऐसे थिएटर क्रिएट किए जाते हैं। तो ये रंग दे बसंती मूवी में आपने देखा भी होगा। तो ये ओपन एयर थिएटर अब फाइनली अजमेर में भी खोला गया है, और ये कोई यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं, बल्कि हमारा पॉइंट यही था कि यहाँ पे आके बेसिकली आर्टिस्ट जो होते हैं उनको डिस्प्ले करने का, अपनी आर्ट का एक वो दें, प्रदर्शन करने की व्यवस्था दें। ठीक है। फिर युद्ध अभ्यास के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूएस और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज होती है। उदयपुर में याद रखना, एक्चुअली हम लोग अपना स्टेट लेवल जो योगा डे होता है वो सेलिब्रेट करेंगे। देखो आपको ये तो पता होगा कि इंडिया ने एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस को रिक्वेस्ट किया था कि आप 21 जून को, जिसको हम लोग समर सॉल्स्टिस का डे भी बोलते हैं, इस दिन आप देखोगे जो सूरज होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एकदम सर के ऊपर होता है। ठीक है। और इसलिए आप देखोगे यहाँ पे सबसे आपको लॉन्गेस्ट डे मिलता है और शॉर्टेस्ट नाइट मिलती है। ठीक है। तो 21 जून का ये सिग्निफिकेंस होता है। तो 21 जून, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रखना इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है। ठीक है। तो अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ ऐसा कुछ, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से एकदम बीचों बीच से गुजरता है। ठीक है। हमारे यहाँ पे 8 स्टेट्स है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, और हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये याद रखना 5 स्टेट से गुजरता है, राजस्थान उसमें से नहीं है। पर राजस्थान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में से गुजरता है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो रीजन है, ये वाला बिल्कुल नीचे वाला, यहाँ से आप देखोगे अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो अपना 82.5 डिग्री वाला है, ये राजस्थान से नहीं गुजरता। ये एक्चुअली आप देखोगे यहाँ से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कौन सा हो गया, मैंने बहुत तेज़ी से बोल दिया ना। तो यूपी, एमपी, उड़ीसा, आंध्रा और छत्तीसगढ़। ठीक है। तो ये यहाँ से गुजरता है। आपने सुना होगा ना गोरखपुर यूपी से गुजरता है, तो वही चीज़ है ये। ठीक है। लेकिन राजस्थान से नहीं गुजरता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके राजस्थान से गुजरता है। ठीक है। सबसे पहले तो प्रीलिम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या हो गई, इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। तो इंडिया ने याद रखना यूएन को रिक्वेस्ट किया था कि आप 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे घोषित कर दो, और उन्होंने ऐसा किया भी था। आई थिंक 2015 में किया था। तो ये हम लोग 7th इंटरनेशनल योगा डे होगा 2021 का, जो हम सेलिब्रेट करेंगे। तो नेशनल लेवल पे भी आपने देखा होगा इंटरनेशनल योगा डे पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, माई योगा, माई लाइफ, योगा गुड वे ऑफ लाइफ, ऐसे करके आप देखोगे माई गवर्नमेंट जो प्लेटफॉर्म बना रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वहाँ जाके आप अपने पिक्चर्स, वीडियोस ये सब अपलोड कर सकते थे, प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट करे जाने थे, बहुत कुछ था बेसिकली, स्पीचेस वगैरह थी, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स थे। तो वैसे ही आप देखोगे हर स्टेट भी योगा फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, और राजस्थान में आप देखोगे इस बार जो सेलिब्रेशंस हुए थे वो उदयपुर में हुए थे। ठीक है। फिर आप देखोगे कि जगह है पाली में जिसका नाम है रोहत। ठीक है। ये अभी फेमस क्यों है, क्योंकि पाली में आप देखोगे इस रोहत जगह पे आपने 100 एकड़ का एक ऐसे बहुत बड़ी ज़मीन आइडेंटिफाई करी है, जहाँ पे सिर्फ हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब क्योंकि हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें टेक्निकल टेक्सटाइल्स पता होना चाहिए क्या होते हैं। देखो कई बार आपने देखा होगा कि ओके, आपने कभी किसी को ओलंपिक्स में या ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, कोई भी गेम्स खेलते हुए देखा है? चलो आप पीवी सिंधु की बात कर लो, आपने कभी नोटिस किया है कि वो इतना ज़्यादा बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, और इतना वो लोग स्वेट आउट करते हैं, लेकिन उनकी जो कपड़ा होता है वो गीला नहीं होता पसीने से, तो वो होते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स, मतलब वो एक ब्रांड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स है। वैसे ही आपने कोरोना के दौरान आपने ऐसे देखा होगा, कुछ मास्क थे, ऐसा बोला जा रहा था कि उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसे कपड़ा लगाया है जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है। इसका मतलब है कि आपके
जो मास्क होगा वो अगर वायरस आएगा भी तो हो सकता है वहीं की वहीं किल हो जाए, क्योंकि उस कपड़े में ऐसा कुछ आपने ऐड किया था, ठीक है। वैसे ही कोरोना के टाइम पे कुछ ऐसे पीपीई किट्स आए थे जिसमें क्या होता था कि वो चेन होता है ना, चेन से आपके वायरस के ड्रॉपलेट्स अंदर जाने की वो रहती थी, थोड़ी सी संभावना रहती थी। तो आपने बेसिकली क्या करा, चेन के अराउंड एक ऐसा मटेरियल लगा दिया कि वायरस उसके अंदर से नहीं घुस पाएगा। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते क्या हैं? टेक्निकल टेक्सटाइल्स मतलब ऐसे कपड़े या ऐसे टेक्सटाइल्स जिसमें आप सुंदरता, ब्यूटी, एस्थेटिक्स इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस पे ध्यान दे रहे हो कपड़े की, ठीक है। कपड़ा है कैसा, कपड़े की कुछ ऐसी खूबी होगी टेक्निकल, कुछ वैसी टेक्निकल खूबी होगी कि वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अच्छे से यूज होता होगा। समझ में आया आपको? तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स आपके स्पेस, डिफेंस, ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, ये सब आपका टेक्निकल टेक्सटाइल्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स, तो बहुत सारे एरियाज में आप देखोगे टेक्निकल टेक्सटाइल्स यूज होते हैं। आप देखोगे जो फूड की कई बार पैकिंग होती है कुछ स्पेशल टाइप के कपड़े में होती है, तो वो कपड़ा ऐसा होता है कि वो फूड उसमें स्पॉइल नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी आप देखोगे आपका टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स पता लग गया, हमें ये पता लग गया कि वो बहुत सारे क्षेत्रों में यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे टॉपिक सोचते हैं यार ये जो होगा ना ये प्रीलिम्स में नहीं आएगा, पर होता क्या है फिर ऑप्शन देते हैं। जैसे आपने अगर यूपीएससी का क्वेश्चन देखे होंगे तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा कोई एक क्षेत्र पूछ लेंगे, सपोज नैनो के बारे में पूछना है, और फिर पूछेंगे कि फॉलोइंग आर द एरियाज जहाँ पे वो यूज़ हो सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वो यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, उसके वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है, सिर्फ एक जगह ही नहीं है ना। तो उसके लिए आप देखोगे हमारा पाली में रोहत जगह पे अपन टेक्निकल टेक्सटाइल्स का एक सॉर्ट ऑफ एरिया डिमार्केट कर रहे हैं, ठीक है। फिर बनस्थली विद्यापीठ के बारे में तो मुझे लगता है सबको पता होगा। बनस्थली विद्यापीठ जो है वो आप देखोगे फर्स्ट क्या बोलते हैं ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी थी, और मतलब जयपुर के बहुत करीबी है ये, और काफ़ी बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि फेमस यूनिवर्सिटी है ये इनफैक्ट। अच्छा ठीक है, इस यूनिवर्सिटी से निकलने वाली 2 फेमस महिलाओं के आप नाम मुझे बताने वाले हो। एक तो स्पीकर भी रह चुकी है लोकसभा की, इनफैक्ट आई थिंक शी वॉज द फर्स्ट विमेन या फिर जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। थोड़े साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए आप सब पैदा हो चुके थे तब, ठीक है, टेंशन मत लो। हार्डली 5-6 कितना होगा, हाँ 5-6 ईयर्स पहले की बात होगी, ठीक है। और यहाँ से एक गवर्नर भी मतलब एक लेडी है जो गवर्नर भी बनी थी आगे जाके किसी स्टेट की, तो वो भी आप देखोगे यहीं से निकली है। तो आप मुझे इनका नाम बताने वाले हो, ठीक है, 2 फेमस लेडीज़ का। तो अब बनस्थली वापस न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि उज्जोर करके आप देखोगे एक स्टार्टअप है, एक नेचर का स्टार्टअप है जो यहाँ से बेसिकली बनस्थली विद्यापीठ से आया है, और ये याद रखना फिश पे काम कर रहा है, फिशिंग पे, एक्वा कल्चर पे, मरीन फार्मिंग पे, ठीक है। कोशिश कर रहा है कि जैसे फिशेस की भी आप देखोगे डेथ हो जाती है बहुत सारे डिजीज़ की वजह से। अभी चलो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट आया था इस साल, उसमें उन्होंने लास्ट ईयर भी कुछ अनाउंसमेंट किए थे, इस साल भी और लास्ट ईयर भी, और इवन आत्मनिर्भर भारत के टाइम पे भी आप देखोगे कुछ अनाउंसमेंट्स हुए थे। उसमें आप देखोगे कोरोना तो था जो हम लोग को हो रहा था, लेकिन उन्होंने जैसे पेस्ते दे रुमिनांते, ठीक है, फिर आपका ब्रुसलोसिस, फिर आपका फुट एंड माउथ डिजीज़, ये जो अपने लाइफ स्टॉक में होने वाले डिजीज़ होते हैं ना, पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक, पिग्स है ना, शिम्प, ये सॉरी शिम्प नहीं पिग्स, ठीक है। तो इन सब में आप स्वाइन, ठीक है। तो यहाँ पे होने वाले कुछ डिजीजेस थे, उनको एलिमिनेट करने की बात करी थी, क्योंकि हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो वैसे ही आप देखोगे फिशेज़ जो है ना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आपको पता होगा रिसेंटली सरकार ने टारगेट भी रखा है कि हमें अपना फिश प्रोडक्शन जो है वो 15 मिलियन मेट्रिक टन तक ले जाना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे आप देखोगे एक मरीन एक्सपोर्ट पॉलिसी भी आई है, जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है वैसे हमारे पास एक मरीन एक्सपोर्ट पॉलिसी भी आई है, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमें अपना मरीन एक्सपोर्ट्स जो है वो बेसिकली डबल करना है। हमें मरीन एक्सपोर्ट्स को ट्रिपल करना है, लेकिन अपने फार्मर की जो होती है, जो अपने फिश फार्मर्स होती हैं, उनके हमें इनकम जो है वो डबल करनी है, ठीक है। फिर आप देखोगे अब फिशेस जो है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। क्यों? चाइना के बाद इंडिया 2nd नंबर पे आता है अपने फिश फार्मिंग में, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ फिश प्रोडक्शन में, ठीक है। हमारे यहाँ पे याद रखना इनलैंड फार्मिंग ज़्यादा होती है आपके इनलैंड फार्मिंग ज़्यादा होती है आपके मरीन फार्मिंग से, और इसमें याद रखना हमारा एक्वाकल्चर का जो प्रपोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक 67% के आसपास हमारा एक्वाकल्चर ही होता है, ठीक है। और अच्छा ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा फिश फार्मिंग होती होगी या ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। बताना वेस्टर्न साइड पे या ईस्टर्न साइड पे आपको कहाँ लगता है कि ज़्यादा फिशेस प्रोड्यूस होती होंगी। इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, वेस्टर्न कोस्ट या फिर ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है,
ओके। तो ये था थोड़ा सा फिश फार्मिंग के बारे में। और याद रखना कि फिशिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको ये भी पता होगा कि हमारे यहाँ पे फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड बनाया, जैसे हमने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड बनाया था, वैसे ही हमने फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड बनाया है ना। 20,000 करोड़ का ये फंड है। इसमें से आप देखोगे, आप मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ नए नए आप देखोगे कॉपरेटिव्स, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए इसमें से फंड में से पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। तो जैसे हमारे लाइफ स्टॉक को डिजीज़ होते हैं ना, वैसे हमारे फिश में भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। ठीक है। तो उनको काउंटर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि वो हेल्दी हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, ताकि हम एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। रिसेंटली आपने देखा होगा स्टडी आई क्यू प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि कैसे हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो यूरोप ने ऐसे ही, आप मतलब वैसे ही बोलो, फाइटो सैनिटरी मेजर्स के अंदर उन्होंने तो बस यही गुहार लगाई थी कि फाइटो सैनिटरी मेजर्स को यूज़ करते हुए हम ये प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया से नहीं लेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वो क्वालिटी वाइज तो ठीक ही थे। फिर आप देखोगे नेक्स्ट आता है आपका बोजुंडा स्ट्रोमैटोलाइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमैटोलाइट। ठीक है। स्ट्रोमैटोलाइट फॉसिल पार्क। तो ये कहाँ पे है बोजुंडा, तो मुझे लगता नहीं आपको बताने की ज़रूरत होगा, ये काफ़ी फेमस फोर्ट है। अच्छा, बोजुंडा के बारे में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप मुझे बताने वाले हो, और ये ऑब्वियसली आपके मेवाड़ की शान महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये आप मुझे बताओगे। तो बोजुंडा जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, ये आपको पता ही होगा। और वहाँ पे अभी फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक, आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी करके एक डिपार्टमेंट होता है। तो वो आप देखोगे बेसिकली जियो पार्क बनाना चाहता है। देखो, जैसे हमारे यहाँ यूनेस्को जो है बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है। यूनेस्को जो है 1972 में उसका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम आया था। वैसे आप देखोगे इसका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाला प्रोग्राम चलता है। यूनेस्को के आप देखोगे आपका वो लैंग्वेजेस वाला कंजर्वेशन वाला पूरा प्रोग्राम चलता है, जिस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा भी गया था। ठीक है। फिर इनफैक्ट पता है कुछ चीज़ें होती है हम जो इग्नोर कर देते हैं। आपको पता है 2018 नहीं 19 या हाँ 19 के मेंस में आप देखोगे यूनेस्को के बारे में फुल फ्लेजेड एक क्वेश्चन था, जहाँ पे पूछा गया था कि यूनेस्को के क्या क्या प्रोग्राम्स है, क्यों एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप देखोगे यूएस जो था वो यूनेस्को से निकलने की बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि यूनेस्को में आप देखोगे वो इजराइल पैलेस्टीन का जो इशू चल रहा था ना, जहाँ पे आप देखोगे उनका जो ये माउंट टेम्पल होता है, तो बेसिकली दोनों तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट साइट होती है वो जेरूसलम, तो उसको लेकर कुछ विवाद चल रहा था। ठीक है। तो यूनेस्को ने बेसिकली पैलेस्टीन के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, और यूएस काफ़ी भड़क गया था। आपको पता है कि यूएस और इसराइल के बहुत अच्छे टाइज एग्जिस्ट करते हैं, तो यूएस ने यूनेस्को से निकलने की बात करी थी। अब आप सोचोगे इतना क्या फ़र्क पड़ता है, कोई कंट्री किसी इंटरनेशनल बॉडी से निकल गई, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, फंड्स नहीं मिलेंगे। यूएस इज़ द बिगेस्ट फंडर ऑफ सो मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आईएमएफ ले लो, वर्ल्ड बैंक ले लो, हर किसी कई कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जितना ज़्यादा शेयर आपने पैसा कंट्रीब्यूट करोगे उतना ज़्यादा आपको वोटिंग राइट मिलेगा। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक देख लो। ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखोगे कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे आपकी फंडिंग के हिसाब से वोटिंग राइट्स तो नहीं, पर आपको एक से मिलता है उनके डिसीजंस लेने में। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप देखोगे यूनाइटेड नेशंस की जो मेजर बॉडीज़ हैं, इंक्लूडिंग WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, हर जगह आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स जो होता है वो भर भर के फंड करता है। तो अगर ऐसी कंट्री अगर बाहर निकल जाए ना, तो फिर पूरा फंड्स का क्रंच आ जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फिर ढंग से काम मतलब नहीं कर पाए, ऐसी संभावना हो सकती है। ऑल्दो चाइना ने कहा था कि जितना यूएस निकाल के ले जा रहा है उतना वो फंड कर देंगे, बट हु नोज़। ठीक है। ऐसा अब जो भी है, बाकी तो आप समझदार हो, तो इसलिए आप देखोगे तो ये यूनेस्को जो था वो तब भी पूछा गया था, और फिर 2 साल बाद फिर से पूछ लिया उन्होंने लैंग्वेज के फॉर्म में। अब यही चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्व करते हो, फिर आप बोलते हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अब वहाँ पे यूनिसेफ लिखा था, यूनिसेफ क्यों होगा? एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस का काम ही यूनेस्को का है। ठीक है। अच्छा, वो छोड़ो, अभी यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे आप देखोगे यूनेस्को का वैसे एक प्रोग्राम चलता है जियो पार्क वाला, जहाँ पे वो लोग ग्लोबल जियो पार्क आइडेंटिफाई करते हैं। याद रखना है इंडिया में अभी तक कोई भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। ऑल्दो हमारे महाराष्ट्र में जो ये लोनार लेक है ना, जो अभी आप देखोगे रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट, आपका रामसर साइट की लिस्ट में भी आया है। इसको बेसिकली हम लोग बहुत कोशिश कर रही है सरकार कि इसको जियो पार्क की लिस्ट में लाया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि ये वाला जो लेक था ये मीटेरॉइड के इम्पैक्ट से बना था। ठीक है। हाइपरसलाइन लेक है, कभी कभी पिंक कलर का हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज और एल्गी एग्जिस्ट करते हैं जो इसको पिंक कलर का कर देते हैं बेसिकली, है ना। तो और इसमें आप देखोगे जो इसके आसपास की जो वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि हाइपरसलाइन है तो आसपास की जो वाइल्ड लाइफ है या बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। मतलब ऐसी बायोडाइवर्सिटी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो यही कुछ लक्षण होते हैं आपके जियो पार्क डिक्लेयर करने के। तो इसलिए आप देखोगे अब राजस्थान में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बोजुंडा को अगर जियो पार्क डिक्लेयर करवा पाएँ तो काफ़ी अच्छी बात होगी। ये हमारा जो मेवाड़ सर्किट होगा टूरिज्म का, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा एक इंपॉर्टेंट साइट बन सकता है। फिर हम चलते हैं बाड़मेर की तरफ। एक्चुअली बाड़मेर में हमने क्या बनाया है, पहला मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है। ये कंट्री का पहला बाजरा
का रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। देखो अब कोर्स सीरियल्स के बारे में तो इस साल वैसे भी पेपर में पूछा ही गया था। तो कोर्स सीरियल्स जो हैं ये राजस्थान के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपने अगर कल परसों परसों का जो केबीसी का एपिसोड आया था उसमें भी यही पूछा था कि कौन सा जो सीरियल है वो मोटा दाना नहीं है, ठीक है, मतलब कोर्स सीरियल नहीं है, और उसका आंसर वीट था। तो पॉइंट ये है कि कोर्स सीरियल्स जो है केबीसी में तो ठीक, लेकिन ये आपके ना यहाँ पे भी काम आएगा, क्या कहते हैं, आपकी पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि राजस्थान में आपको पता होगा कि बाजरा का नंबर 1 प्रोड्यूसर है राजस्थान। अगर पूरे इंडिया में जितना बाजरा प्रोड्यूस होता है ना, अकेला राजस्थान उसका 40% से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि इंडिया में 100 टन बाजरा होगा तो राजस्थान अकेला कुछ 42 टन के आसपास प्रोड्यूस करता है। तो आप सोच लो, राजस्थान हाईएस्ट प्रोड्यूसर है बाजरा का। अच्छा, कोर्स सीरियल्स में क्या क्या आते हैं? देखो, कोर्स सीरियल्स जो होते हैं इनको हम मिलेट्स भी बोलते हैं, इनको हम बेसिकली मोटे दाने बोलते हैं, ठीक है। और ये याद रखना कि कोर्स सीरियल्स में जो फेमस वाले, ऐसे तो बहुत सारे और भी आते हैं, राजगिरिया का आटा, कुट्टू का आटा, ये सब भी आता है, लेकिन जनरली हम जिसकी बात करते हैं वो होता है ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है। ज्वार का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र, रागी का प्रोड्यूसर है कर्नाटका, और बाजरे का प्रोड्यूसर है राजस्थान। ये लेटेस्ट फिगर्स हैं, उसके हिसाब से बता रही हूँ कि कौन सी स्टेट टॉप पे चल रही है कौन से प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। बाजरा आप देखोगे राजस्थान में काफ़ी होता है। इनफैक्ट आप देखोगे महेरी हो गया, बाजरा की खिचड़ी हो गया, फिर आपका नॉर्मल बाजरा हो गया, फिर आपका मीठा बाजरा हो गया, कितनी सारे आइटम्स होते हैं हमारे यहाँ पे। बाजरे की रोटी हो गया। तो बाजरे से तो आप देखोगे कि राजस्थान में भर भर के आपको आइटम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कोर्स मिलेट्स की कुछ खास बातें होती हैं जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कि इसमें ग्लूटेन कंटेंट कम होता है। ये आप देखोगे डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ये एसिडिटी नहीं बनाते हैं, नॉन एसिडिक होते हैं नेचर में। ये आप देखोगे इनको बहुत 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 कम पानी चाहिए होता है, तो ये ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होते हैं। ये आप देखोगे बहुत जल्दी उग जाते हैं। तो ये एक्चुअली आपके हम इसको बोलते हैं ना कि फेमीन रिकवरी में काम करते हैं, कि अगर कहीं ड्रॉट आ गया, फेमीन आ गया, तो आपको ऐसी क्रॉप्स उगानी पड़ती है तो 2-2 महीने के अंदर उग के तैयार हो जाए, ताकि लोगों को कुछ खाने को मिल सके। फॉडर के रूप में भी यूज़ कर सकते हो आप इन बाजरा वगैरह को, तो ठीक है। तो ये आप देखोगे अच्छी क्रॉप्स होती हैं। इसके अलावा आपकी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, ठीक है, डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और ये आप देखोगे कई बार कुछ ऐसी क्रॉप्स भी देखने को मिल जाएंगी मिलेट्स, जो आपकी फार्म की फर्टिलिटी इंप्रूव करती है। इनको आप है ना नॉर्मल वीट वगैरह के साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो, तो ये आपके साथ फायदे में रहेगा, ठीक है। अब याद रखना है, जो मिलेट्स होती हैं, कोर्स सीरियल्स होती हैं, हमारे यहाँ पे खरीफ और राबी दोनों सीजन में उगाई जाती है। बाजरा आपकी खरीफ क्रॉप हो जाती है, रागी आपकी खरीफ और राबी दोनों क्रॉप होती है, और ज्वार आई थिंक इस खरीफ क्रॉप, ठीक है। और याद रखना ये जो है ये फूड क्रॉप भी होती है और फॉडर क्रॉप भी होती है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने आपको। लेकिन ये ना देखो, अब एक चीज़ आप पॉलिटी में पढ़ते हो, एक चीज़ एनवायरनमेंट में पढ़ते हो, एक चीज़ आप ऐसे एग्रीकल्चर में पढ़ोगे, तो कहाँ तक उसको कंसोलिडेट करोगे, है ना। तो ये काम फिर मैं आपके लिए कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, जो था आपका बाड़मेर का मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो याद रखना, ये जो भी आपके ऐसे बहुत हाई फाई रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जनरली जो अपने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसका नाम पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हुआ करता था, आई थिंक सो, IMPAR करके कुछ था, तो पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट करके, जो 1920s के आसपास आप देखोगे आया था, और ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था। उसके बाद ये ICAR बना। अच्छा, ICAR को हेड कौन करता है? यूएन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं, और बहुत ही प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कंट्री का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। तो ICAR जो होता है, इसी के आप देखोगे अंदर हमने मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है, और ये हमने कहाँ पर बनाया है? बाड़मेर में, ठीक है। ओके, ठीक है। आप मुझे एक काम करना, आपने देखो, जैसे हम बोलते हैं ना गुआर जो है वो बीकानेर में काफ़ी ज़्यादा उगता है, वैसे आप मुझे बताने वाले हो कि बाड़मेर में कौन सी ऐसी क्रॉप है जो बहुत ज़्यादा उगती है, जो वहाँ पे आप देखोगे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वह आप बोलोगे कि मैम हमारे यहाँ पे तो जोधपुर में ऑलरेडी एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वो तो प्रोजेक्ट था, अब हमने प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट बना दिया, ठीक है। और बाजरे की अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कंट्री का जितना प्रोडक्शन होता है उसका 40% से ज़्यादा प्रोडक्शन अकेला राजस्थान करता है, ठीक है। और कंट्री में जितना एरिया हम लोग उगाते हैं उसका 56% एरिया राजस्थान में उगता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या काम करेगा? ऑब्वियसली रिसर्च करेगा, नई नई वैरायटी लाएगा, अच्छी अच्छी वैरायटी लाएगा, जल्दी उगने वाली वैरायटी लाएगा, बेटर क्वालिटी होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, देखेगा कि कैसे अच्छी अच्छी सैपलिंग्स हम लोग आगे दे सकें, ताकि रीजनेबल प्राइस में क्वालिटी सीड्स जो हैं वो फार्मर्स को मिल सकें। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकते हो आप मिलेट्स में, ठीक है, सर्टिफिकेशन कैसे दोगे उसका, इसके बेस को अगर आप एग्रो इंडस्ट्री बना सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली इंस्टीट्यूट काम करेगा, ठीक है। फिर आप देखोगे एंटी स्मॉग गन्स। अब ये ना एंटी स्मॉग गन तो है ही, साथ में आपने सुना होगा आपका स्मॉग टावर,
अब ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अभी दिल्ली में ना दोनों चीज़ें लगाई गई हैं। दिल्ली में एंटी स्मॉग गन भी है और स्मॉग टावर भी है। स्मॉग टावर पता है कैसे होता है? जैसे ना एक ऐसा लंबा सा ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का एक टावर जैसी चीज़ें दिखने वाली होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो हमारे यहाँ जो यूज़ हो रहा है ना, वहाँ पे तो हवा ऊपर से आके नीचे से निकलेगी, ठीक है, फ़ैन के थ्रू। तो यहाँ से पॉल्यूटेड हवा जो होती है वो अंदर खींचेगा और फिर यहाँ से उसको साफ़ करके, यहाँ पे ऐसे फिल्टर्स वगैरह लगे होंगे, उसको साफ़ करके नीचे से आप देखोगे पंखों के थ्रू ये साफ़ हवा भेजेगा। जबकि आप देखोगे चाइना वगैरह में जो दूसरी कंट्रीज़ में लगे होते हैं, उसमें हवा जो होती है वो नीचे से जाती है, फिर ऊपर साफ़ होके ऊपर से निकलती है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी हो, जो आपका टावर होता है वैसे दिखता है, टावर टाइप की चीज़ होती है सिलेंड्रिकल, और फिर आप देखोगे उसमें से हवा पॉल्यूटेड एयर पास करते हो और फिर क्लीन एयर बाहर निकालते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्मॉग टावर। ये याद रखना सिर्फ दिल्ली में है, ये अपने राजस्थान में नहीं है। अब एक होता है आपका एंटी स्मॉग गन। अब ये एंटी स्मॉग गन क्या होता है? देखो स्मॉग क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होगा, स्मोक प्लस फॉग, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये एक तरीके का पोल्यूटेंट होता है, ओके। ये आपकी विजिबिलिटी कम करता है, लोग ऐसे खांसने लग जाते हैं, ब्लैक कलर के अजीब से क्लाउड्स दिखने लगते हैं। तो स्मोक तो आपको पता ही है, प्लस फॉग मतलब आपके ये जो वाटर पार्टिकल्स होंगे, ड्रॉपलेट्स होंगे, वो भी आपको बेसिकली उसके अंदर मिक्स होंगे, ठीक है। ये आपकी सांस लेने की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, ओके। स्मॉग जो होता है दो टाइप का होता है, ये पता भी होगा आपको। फोटोकेमिकल स्मॉग होता है एक तो, जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी बोलते हैं, ठीक है, जो आपको सनलाइट वाले एरियाज में मिलता है। और एक होता है आपका क्लासिकल स्मॉग या फिर रिड्यूसिंग स्मॉग, ठीक है, जो आप देखोगे आपको डार्क एरियाज जो होते हैं, डैम्पन एरियाज जो होते हैं, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब याद रखना, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ही हद लेवल वाला पोल्यूशन रहता है हमारे यहाँ पे। तो दिल्ली में पोल्यूशन को थोड़ा सा हटाने के लिए, एयर को प्यूरिफाई करने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। तो उसमें से एक तो स्मॉग टावर हो गया, एक आपका एंटी स्मॉग गन हो गया। अभी एंटी स्मॉग गन क्या होता है? बिल्कुल गन की तरह ही होता है। जैसे आपने देखा भी होगा शायद, ये ऐसे ट्रक्स नहीं छोटे छोटे, तो उस पर ऐसे लगा हुआ होता है, ऐसे गन टाइप की शेप में ये ऐसा करके होता है। और इसमें से जब आप देखोगे कि जब ये चलती है तो उसमें से पानी के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। आप बोलोगे हैं? हाँ, तो गन्स में से क्या होता है कि पानी के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है, छोटे 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 छोटे। इसमें क्या होगा कि ये जो हवा में उड़ते हुए पार्टिकल्स होंगे ना, वो इसके इन पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं इसके आसपास आके जम जाएंगे, ये भारी हो जाएंगे और फिर ये नीचे गिर जाएंगे। तो आपकी हवा जो होगी वो क्लीन हो जाएगी। बेसिकली जो हवा में भारीपन नहीं होता, कई बार आपको लगता है कि हवा बहुत गंदी है, तो कैसे पता लगता है? क्योंकि हवा में एक भारीपन होता है, तो वो आप देखोगे कम कर देगा, क्योंकि उसमें पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। तो आप पार्टिकुलेट मैटर को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए एंटी स्मॉग गन। तो दिल्ली के बाद अब हम कहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? हमारे यहाँ पे भिवाड़ी और अलवर, ये दो ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। इनफैक्ट आपको पता होगा रिसेंटली IQ एयर की एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी, जो बेसिकली PM 2.5 मेजर करती है और बताती है कि कौन सी सिटी कितनी पोल्यूटेड है। उसमें आई थिंक 23 सिटी में से इंडिया की 22 सिटीज़ थी जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर थी, जिसमें गाजियाबाद भी था, मेरठ भी था और इनफैक्ट आप देखोगे भिवाड़ी भी था। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का ये इंस्पिरेशन रहा होगा कि जब ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ पे आपका कोई टाउन जो है वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड वाली सिटी के अंदर आता है, तो आप फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ मेजर्स लेते हो। तो यहाँ पे भी अब आप देखोगे एंटी स्मॉग गन लगाई जाएगी। अब ये फर्स्ट फेज़ है। सेकंड फेज़ के अंदर हम जो मेजर सिटीज़ नहीं है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, जहाँ पे भी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन तो है ही, तो वहाँ पर आप देखोगे एंटी स्मॉग गन्स लगाई जाएंगी। और भिवाड़ी आपको पता ही होगा कि कौन से, अच्छा ये मैं आपसे पूछती हूँ कि किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए भिवाड़ी फेमस है? और अलवर भी आपको पता है कि इंडस्ट्रियल टाउन है ना। और ये अपन जब यहाँ से राजस्थान से आगरा UP साइड जाते हैं तो अलवर हमें बेसिकली यहाँ पे मिलता है, ऊपर की साइड पे मिलता है अलवर, ठीक है। अलवर आपका मेवात वाले रीजन में आता है, मेवातीज, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे आएगा आपका खिचन बर्ड सेंचुरी, जो कि है जोधपुर में, ठीक है। अब इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं, बट आपको ये पता होगा कि जोधपुर को हम लोग ब्लू सिटी भी कहते हैं। और खिचन बर्ड सेंचुरी आपको पता होना चाहिए कि ये जोधपुर में है। इनफैक्ट पता है आपको, बहुत सारी जो के से चीज़ें चालू होती है ना, वो सारी जोधपुर में है। इनफैक्ट आप आगे देखोगे यहाँ पे कंकन पार्क, वो भी जोधपुर में है। तो मेरे दिमाग में ऐसे होता है कि जब कोई किसी खिचन, कंकन ऐसे कोई नाम की चीज़ आती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो जोधपुर में रजिस्टर हो जाती है मेरे लिए, ठीक है। ये बर्ड सेंचुरी काफ़ी फेमस है, लेकिन अभी यहाँ पे आप देखोगे वाटर शॉर्टेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और यहाँ पे ये जो सेंचुरी है वो फेमस है किसके लिए? क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, क्रेन्स, जो यहाँ पे हर साल आती हैं विंटरिंग के लिए। जैसे अपना कैला देवी नेशनल पार्क है, वो आपको पता है ना कि अपने यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स जो होती हैं वो कैला देवी नेशनल पार्क में आती हैं, जो कि भरतपुर में है ना। और ये याद रखना कि कैला देवी नेशनल पार्क जो है वो रामसर में एक लिस्ट होती है वेटलैंड्स की,
ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जिनका कैरेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है। जो आप देखोगे एंडेंजर्ड है, जिनमें हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है अभी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस वाली लिस्ट में आता है। उसमें इंडिया की 2 ही साइट्स हैं, एक तो ये है और एक आपका लोकतक लेक मणिपुर है, ठीक है। लोकतक लेक मणिपुर तो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था, तो वहाँ पे पानी की कमी होने की वजह से वो थोड़ा सा जो पूरा एरिया था वो एंडेंजर्ड हो गया। लेकिन हमारा जो कैला देवी नेशनल पार्क है, इसमें एक तो आप देखोगे, अच्छा ये आपको पता है ना कि यहाँ पे 2 रिवर्स हैं, एक तो गंभीरी है और दूसरी, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। कैला देवी नेशनल पार्क में आप लोग क्या करते हो कि वाटर जो होता है वो रिवर से डाइवर्ट करके इस पार्क में आता है, ठीक है। ऑलरेडी वाटर का थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम है ही, पर सेकंड जो प्रॉब्लम यहाँ पे मेजर था कि यहाँ पे एक वाइल्ड ग्रास उग रही है जो बेसिकली यहाँ की खुद की जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसको खराब कर रही है, उसको एंडेंजर कर रही है। तो उस वजह से आप देखोगे कैला देवी नेशनल पार्क जो है वो रामसर की वो वाली लिस्ट के अंदर आता है जो हमने अभी डिस्कस करी थी, ठीक है। फिर आप देखोगे सेकंड चीज़ है आपका कंकण पार्क जो है आपका जोधपुर में, ठीक है। अब कंकण पार्क जो है ये याद रखना कि ये एक टेक्सटाइल हब है और ये जोधपुर में, ये हमने देख ही लिया। देखो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। इस पे आई थिंक आरएएस मेंस में पूछा भी गया था 2018 के। देखो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो है, इसको हम लोग वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बोलेंगे, और एक है आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना कि ये तो है रेलवे वाले कॉरिडोर, जहाँ पे आप देखोगे रेलवेज जो होगा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे पंजाब से आप कोशिश कर रहे हो कोलकाता तक का कनेक्शन देने की, यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो दादरी यूपी से लेकर मुंबई तक का कनेक्शन देने की, और ऑब्वियसली उसके बीच में कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी, आपका यूपी तो है ही, पर इसके अलावा राजस्थान और गुजरात भी बीच में से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो राजस्थान एक तो ये हो गया डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर वाला चीज़, और एक आप देखोगे हमारे यहाँ पे ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, अच्छा इसके पहले मैं एक चीज़ भूल जाऊँ, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है वो याद रखना उसकी लेंथ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से ज़्यादा है। ये एक्चुअली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार कि ईस्टर्न वाले की लेंथ कम होगी, नहीं, क्योंकि ईस्टर्न वाला ऐसे याद रखना कि पंजाब से लेकर वेस्ट बंगाल तक जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स आ रही है, इसलिए ईस्टर्न वाले की लेंथ ज़्यादा है, वेस्टर्न वाले की लेंथ कम है, ठीक है, ईस्टर्न वाले से। और वेस्टर्न वाला जो है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। इनफैक्ट 40% जो है इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का वो राजस्थान के थ्रू ही गुजरेगा, जिसमें आप देखोगे आपके ये जयपुर ये वाले पूरे साइड जो होंगे ना, नीचे अरावली से इस साइड और थोड़ा सा इस साइड, वो सारी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप ऐसा कुछ टेक्सटाइल हब बनाओगे तो क्या होगा, क्लस्टर डेवलपमेंट करोगे, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स आएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, ठीक है, वहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी, तो बेसिकली हर तरीके का डेवलपमेंट होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, ओके। फिर आप देखोगे जोधपुर में ही आपको पता होगा एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज। इनफैक्ट अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे तो काफ़ी सारे बच्चे आपको दिख जाएंगे जो इस इंजीनियरिंग कॉलेज से बिलोंग करते हैं। अब आप देखोगे एमबीएम को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। याद रखना यूनिवर्सिटी जो होती है वो ऑब्वियसली कॉलेज जो होता है जो एक डिसिप्लिन में पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी एक मल्टी डिसिप्लिन होती है। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो बच्चे लॉ भी कर रहे हैं, बच्चे इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, बच्चे साइंस वाले फील्ड में वो बीएससी एमएससी भी कर रहे हैं, बीकॉम एमकॉम भी हो रहा है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखोगे बहुत सारे इंडिविजुअल कॉलेजेस अफिलिएटेड होते हैं, और ये इंडिविजुअल कॉलेजेस हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डोमेन में डिग्रीज देते हो। यूनिवर्सिटी एज अ होल आप देखोगे मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, तो अब हम एमबीएम को एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जब आप गवर्नर के पावर्स पढ़ते हो अपने पॉलिटी के अंदर, तो उसके अंदर आप ये भी चीज़ पढ़ते हो कि स्टेट्स वगैरह में गवर्नर जो होता है, जो अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके चांसलर होते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट पुंछी कमीशन जो आया था जो 2007 के अंदर आप देखोगे बनाया गया था ताकि आप रिव्यू कर सको हमारे यहाँ पे सेंटर स्टेट की रिलेशंस को। अब आपको पता है ना पुंजी कमीशन हो गया, इसके पहले कौन सा कमीशन आया था, सरकारिया कमीशन भी आया था। तो ऐसे बहुत सारे कमीशन बनाए हैं सरकार ने सेंटर स्टेट के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे बहुत सारे कमीशन जो हैं कई बार स्टेट्स अपने आप ही बनाती, जैसे आप देखोगे पंजाब का अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन हो जाएगा, या फिर आपका वेस्ट बंगाल ने भी एक कमेटी बैठाई थी, तमिलनाडु ने खुद की कमेटी बैठाई थी, वो ये बताने के लिए कि कैसे हम सेंटर और स्टेट के रिलेशंस इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल लेवल पे आई थिंक 2 ही कमिटीज़ या कमीशंस बैठे हैं, एक है सरकारिया कमीशन और एक है आपका पूंजी कमीशन। ऑल्दो सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बहुत सारे दूसरे कमीशन ने भी बात करी है। आपका फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट हो गया, सेकंड एआरसी रिपोर्ट हो गया, ठीक है। आपका नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जो वेंकट चिलिया कमीशन था। तो बहुत सारे अलग कमीशन ने भी इस पर काम किया है, लेकिन मेजरली आप देखोगे ये 2 कमीशन ने काम किया है, ठीक है। इनफैक्ट रिसेंटली जो अपनी इंटर स्टेट काउंसिल होती है, अब इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है, ये आर्टिकल 263 के अंदर प्रेसिडेंट को तब लगता है वो तब ये इंटरस्टेट काउंसिल बना सकता है, जो कि एक डेलिब्रेशन की बॉडी होगी जहाँ पे स्टेट्स और सेंटर मिलके बेसिकली आप देखोगे इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं, कुछ कॉमन इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स होते हैं, कुछ कॉमन कैसे बोलूँ क्वारल्स वाले जो होते हैं, झगड़े वाले जो टॉपिक्स होते हैं उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है।
तो उसमें आप देखोगे पूंजी कमीशन की रिपोर्ट्स को डिस्कस भी किया गया था। ठीक है, तो ये जो अपना पूंजी कमीशन था, उन्होंने इनफैक्ट ये रिकमेंडेशन दी थी। ये पूरा क्यों बताया गया ये सुन लो, क्योंकि पूंजी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि ये जो गवर्नर्स हमारे चांसलर्स बनते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ की, ये हटा देना चाहिए, ये मतलब ये ट्रेंड हटा देना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आप देखोगे बहुत ही टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो उसमें एक टेक्निकल बंदे को हमें हेड बनाना चाहिए, जो कि गलत रिकमेंडेशन नहीं भी है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। और ये याद रखना कि एमबीएम अगर यूनिवर्सिटी जब बन गया तो उसके बाद ये पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसमें जो वाइस चांसलर होंगे ना, उनका आपने पीरियड फिक्स कर दिया, वो है 5 साल। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। फिर है आपका जोधपुर में ही आप देखोगे आपका एक सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर बनाया जा रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे ये और एक और चीज़ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स हब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स हब है, वो भी आईआईटी जोधपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, देखो जोधपुर जो है ना, यहाँ पे आईआईटी भी है और एम्स भी है। ठीक है, एम्स क्यों आया था, क्योंकि सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम, इसके अंदर बेसिकली सरकार का 2 एम था। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। इसके अंदर सरकार के 2 एम थे। एक तो जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है, ताकि वो अच्छे से मेडिकल की जो अपनी फील्ड है उसमें अच्छा काम कर सके। और कुछ स्टेट्स में हमें नए सेंट्रली फंडेड आप देखोगे मल्टी जो डायमेंशनल या मल्टी डिसिप्लिनरी जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनके साथ हॉस्पिटल्स भी अटैच्ड होते हैं, वो हमें बनाने हैं। जैसे आपके एम्स को उन्होंने बोला था कि हम लोग नए एम्स लेके आएंगे, तो बहुत सारे नए एम्स स्थापना करने की बात करी गई थी। उसमें से एक जो एम्स था वो जोधपुर में स्थापना करने की बात करी थी, जो हो चुका है। ठीक है, वैसे आप देखोगे सरकार की एक और स्कीम चल रही थी जिसके तहत हमने आईआईटी था वो जोधपुर में एस्टैब्लिश किया। ठीक है, अब आप देखोगे जोधपुर में 2 और इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। एक है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स हब और दूसरा है आपका सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर। ओके, और ये याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इनका फाउंडेशन बेसिकली रखाया गया है। और देखो अब आप ये अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर जो है इसका क्या काम होगा, नाम से पता लग रहा है कि नॉलेज और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पे वो बैठ के डिस्कशंस कर सकते हैं। ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो हब एंड स्पोक मॉडल क्रिएट करने के लिए। तो मतलब इसी तर्ज पे आप देखोगे सारी चीज़ें करने के लिए आपने क्लस्टर टाइप का डेवलपमेंट किया होगा। और नाम से पता लग रहा है दूसरे वाले का तो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना चाहते हो। अब इसी में एक चीज़ याद रखना कि नीति आयोग ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिपोर्ट निकाली थी आज से 3 साल पहले, और उसके अंदर उन्होंने बताया था कि 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ब्रेक थ्रू ला सकता है, जहाँ पे मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ होगा वो सेक्टर को मॉडिफाई कर सकता है, जिसमें एग्रीकल्चर भी था, आपका लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी था। ठीक है, तो 5 सेक्टर थे ओवरऑल, उतना हमें पता होने की ज़रूरत नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि उसमें एग्रीकल्चर भी था। ठीक है, फिर ये आई थिंक आपका शायद लास्ट टॉपिक रहेगा। तो ये है आपके 4 न्यू मेडिकल कॉलेजेस, ये नए खोले जा रहे हैं दौसा, हनुमानगढ़, सिरोही और बांसवाड़ा के रीजन में। ठीक है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। वैसे अगर आपने राजस्थान का मैप नहीं देखा तो प्लीज़ देख के जाना, एक बार बाउंड्रीज वगैरह देख के जाना कि कहाँ पर आके कितनी टच होती हैं, अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है, कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करती हैं, ऊपर नीचे वाली। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, जैसे 1040 किलोमीटर के आसपास की अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे आपका बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, तो ये अपना ऊपर वाला, ठीक है, गंगानगर हो गया, तो कौन सी आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट्स इसको टच करती है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार ये बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है हमें याद है, पर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आंसर नहीं लिख पाते, तो वैसा मत करना। ठीक है, वैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मैं एक बार बस आपको आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बांसवाड़ा, फिर आपका डूंगरपुर, फिर यहीं पे आप देखोगे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ यहाँ तक जाता है, फिर आपका यहाँ पे उदयपुर, राजसमंद, पाली, फिर यहाँ पे सिरोही, जालौर, फिर आपका ये तो मैंने बता ही दिया था, फिर हनुमानगढ़, यहीं से आप देखोगे सीकर, झुंझुनू, ये वाला पूरा रीजन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे था आपका जोधपुर, करेक्ट है। तो ये ऐसे याद करना है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अरावली की टोटल लेंथ कितनी है। सपोज अगर मैं बोलूँ 839 किलोमीटर्स है, तो इसमें से राजस्थान में ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स के आसपास आता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से आप देखोगे अपनी अरावली रेंजेस गुजरती हैं। ठीक है, वेस्टर्न पोर्शन वर्सेज ईस्टर्न पोर्शन हो जाएगा, है ना। अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि वेस्टर्न पोर्शन जो होता है काफ़ी डिफरेंट होता है ईस्टर्न पोर्शन से, करेक्ट है। फिर आप देखोगे कौन से टाइप के सॉइल्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगा, एलुवियल सॉइल आपको हड़ौती प्लस ऊपर वाला जो रीजन होता है आपका वहाँ देखने को मिल जाएगा, डेजर्ट सॉइल या सैंड ड्यून सॉइल आपको जैसलमेर वाले एरिया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे
आपके लिथोसॉइल्स होते हैं, लिथोस्फेयर्स होते हैं, ये आपको बेसिकली हिल्स जो होती हैं उनके फुट हिल्स होते हैं, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक आपके सीजोरेम्स होते हैं, ये बेसिकली वो टाइप के सॉइल होते हैं जो आपको हिल्स के इर्द गिर्द मिल जाएंगे उनकी स्लोप्स पे, ठीक है। तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कुछ आप देखोगे कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन हमें सब करके जाना है, कंफ्यूज मत होना, अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करना, ठीक है। और 4 न्यू मेडिकल कॉलेजेस कहाँ खुले हैं, देखो अलग अलग डायरेक्शन में। एक आपका बांसवाड़ा यहाँ पे हो गया, एक आपका सिरोही यहाँ पे हो गया, एक हनुमानगढ़ ऊपर की साइड हो गया, और एक आपका दौसा यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 4 आप देख लो, ऐसे आपने इंस्टीट्यूट्स या मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात करी है। इससे अच्छा होगा, वैसे भी कोरोना काल में आपको पता ही है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़्यादा ज़रूरत भी थी। तो आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा प्लेसेस के पर्सपेक्टिव से, और हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से तो पूरी देने की कोशिश करी है। एंड फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।